जैसे असल में नीतीश कुमार जी को बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी ही। नीतीश कुमार जी तो 1985 में आए, एमएलए बन करके 1985 में आए। जी। और उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी 77 में एमपी इलेक्ट हो चुके थे। नीतीश कुमार जी को एक तरह से हाथ पकड़ करके राजनीति में चलाने वाले लालू प्रसाद यादव जी अच्छा। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निगलना चाहती है जेडीयू को, जेडीयू को निकल खत्म जाना कर चाहती है। तोड़ देना चाहती है, अच्छा। निगलना चाहती है। ये सच्चाई है कि आज जितने एमपीज हैं जी। जेडीयू के, जो केंद्र में जो मिनिस्टर बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए हैं, उनमें से कोई भी नीतीश कुमार जी के कंट्रोल में नहीं। वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं और उनके इशारे पर ही वो एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सत्ता की जो बालाई है वो उनको दिख रही है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अनवर पाशा साहब, जो भारतीय भाषा जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा में अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी बिहार विधानसभा में चल रहे हंगामे को देखते हुए हमने सोचा इनसे कुछ सवाल कर लें, जो सवाल बिहार की राजनीति में बहुत तेज़ी से ये गूंज रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने लालू यादव को बनाया था। क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बिहार विधानसभा के अंदर में एक अभी अपनी बातों में उन्होंने कल ये बात रखी कि तेजस्वी यादव को ये कहा कि तुमको कुछ पता है जी, तुम कुछ जानते हो, बच्चा थे, तुम्हारे पिताजी को तो हमने बनाया है। तो पाशा साहब, नीतीश कुमार ने लालू यादव को बनाया है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा उन्होंने कहा है और तेजस्वी यादव सुन रहे थे, उस वक्त मौजूद थे। और काफ़ी गर्म है माहौल विधानसभा का, बिहार की राजनीति बहुत गर्म है अभी और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन का साल है, चुनावी साल है, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, नवंबर में मेरे ख्याल से 15-16 नवंबर तक नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, नीतीश कुमार जी, हम सब जाहिर है कि उनका आदर करते रहे हैं। वो हमारे समाजवादी परिवार का हिस्सा रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनका ये दावा है, असेंबली में जो उन्होंने बयान दिया, विधानसभा में जो बयान दिया, जो कहा तेजस्वी यादव जी को संबोधित करते हुए कि तुम्हें क्या पता, हमने लालू जी को, हम तुम्हारे पिता को हमने बनाया। मैं समझता हूँ कि भारत की और बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उनके इस कथन में क्या तथ्य है। ये सिर्फ बड़बोलापन है, सत्य से बिल्कुल अलग है ये। जैसे असल में नीतीश कुमार जी को बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी ही। ये तो आपने बड़ी उल्टी बात कह दी। अगर लालू यादव जी न होते, लालू यादव जी ने जिस तरह की राजनीति का आगाज किया बिहार में जी, वो बिहार जो उससे पहले जंगल राज था बिहार में, जो दबंग जाति के लोग थे वो किस तरह से बिहेव करते थे, दलितों और पिछड़ों की क्या स्थिति थी, बिहार की राजनीति में कोई से नहीं था, कोई आवाज नहीं थी दलितों की और पिछड़ों की। लालू प्रसाद यादव जी ने उस राजनीति को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो शुरुआत की थी उसकी जड़ों को मजबूत किया लालू प्रसाद यादव जी ने। हमारे नीतीश कुमार जी तो बहुत बाद में आए। लालू प्रसाद यादव जी, पता है नीतीश कुमार जी को कि पहली बार वो 1977 में छपरा से जीत करके पार्लियामेंट में आए थे। लालू प्रसाद यादव जी कहाँ थे उस समय? नीतीश कुमार जी, कोई नामो निशान उनका नहीं था नीतीश कुमार जी का। ये जरूर है कि वहाँ जो छात्र आंदोलन चला था, जो जेपी मूवमेंट चली थी, उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे, वो भी एक कॉलेज के छात्र थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े छात्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव जी उभरे थे। तो लालू प्रसाद यादव जी का कद बहुत बुलंद है और इनका ये कहना कि उन्होंने उनको बनाया, ये सरासर गलत है। आप देखें कि लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी तो 1985 में आए, एमएलए बन करके 1985 में आए। और उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी 77 में एमपी इलेक्ट हो चुके थे। फिर उसके बाद वो वहां से 1980 में वो एमएलए इलेक्ट हुए। फिर 1985 में एमएलए इलेक्ट हुए और लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और वो शायद हो सकता है उसी संदर्भ में बोल रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कई चीजें आई हैं सामने में कि 1985 में लीडर ऑफ अपोजिशन जब बने थे वो, उस वक्त नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया था। तो शायद हो सकता है इस संदर्भ में बोल रहे होंगे। उसको जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, उसको ये समझ रहे हैं। लेकिन बहुत जोरदार तरीके से बोला है ये बात कि तुमको कुछ नहीं पता है, मैंने तुम्हारे पिताजी को बनाया है। ये मैंने कहा ना आपसे कि वो तथ्यों को एक तरह से तोड़ मड़ोड़ के रख रहे थे।
ठीक है, वो उस वक्त एमएलए बनकर के आए थे 1985 में नीतीश कुमार जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का कद बहुत पहले से बड़ा था। वो एमपी रह चुके थे, वो एमएलए इलेक्ट हो चुके थे, और जाहिर है कि उनका कद ज़्यादा बड़ा था। और एलओपी जो बने थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो बने थे लालू प्रसाद यादव जी, वो उस समय के जो शीर्ष नेता थे, जो बिहार को जानते थे, बिहार से जुड़े हुए जो लोग थे, उन सब के समर्थन से, उन सब के सहयोग से इनके नाम पर एक इत्तेफाक हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार जी के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है, और नीतीश कुमार जी बहुत बाद की पैदावार है। नीतीश कुमार जी को एक तरह से हाथ पकड़ करके राजनीति में चलाने वाले लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, बिल्कुल, समाजवादी जो पूरी विचारधारा रही है बिहार में, चूंकि लालू जी नहीं, सीनियर लेकिन दोनों लोग तो 77 के आंदोलन में, 74 से लेकर के जो 77 के बीच में जो जेपी आंदोलन चला, उस आंदोलन के तो दोनों ही लोग पैदावार है भाई बिहार की राजनीति में। बाद में देश की राजनीति में ये लोग आए, ऐसे और भी कई नेता रहे। लालू प्रसाद यादव जी ये पटना यूनिवर्सिटी के एक बड़े छात्र नेता के रूप में उस वक्त अपनी छवि बना चुके थे जी। ये भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे, उस आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन उनका नाम उस तरह से अभी बहुत नुमाया नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा वो एक तरह से पॉपुलर लीडर के तौर पर, छात्र नेता के तौर पर नहीं जाने जाते थे। बाद में जब वो एमएलए बन के आए 1985 में, तो उन्होंने फिर उनको एक राजनीतिक पहचान मिली, और वहां जरूर है कि वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और आगे की तरफ जाहिर है कि वो बढ़े। लेकिन ये कहना कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को बनाया और लालू प्रसाद यादव जी के क्रिएटर वो हैं और उनके मार्गदर्शक वो हैं, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से गलत दावा है। ये सिवाय बड़बोलापन के कुछ नहीं है, और ये साफ साफ जाहिर करता है कि नीतीश कुमार जी उम्र की वजह से वो जिस तरह से अपनी याददाश्त खोते चले जा रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, उसकी एक मिसाल है। नहीं, इसके साथ साथ देखिए, याददाश्त की बात तो कई लोग कर जाते हैं जो भी अपोजिशन में हैं। तो शायद ही अगर आप आने वाले वक्त में अगर आप दोनों एक साथ हो जाएं तो उनकी याददाश्त पे उस तरह का कटाक्ष नहीं होगा। शायद फिर वो भाजपा वाले कर रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है इस तरह का सवाल करना, और हम सवाल करेंगे। नहीं, हमने कहा ना आपसे, हमने कहा आपसे कि हम उनका सम्मान करते हैं जी। वो हमारे जो हमारी जो रही है वहाँ सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय, उनको जंगल राज बहुत याद है। 2005 से पहले क्या क्या था उसका भी बहुत जबरदस्त उन्होंने बोला है उस पे। और यही कहा कि तुम बच्चे हो, तुमको पता नहीं है, और भी जो उनके उम्र के जो बच्चे रहे होंगे वहाँ पे, जिनको उन्होंने बचपन से बढ़ते देखा है, उन सबको उन्होंने बताया कि किसी को कुछ नहीं पता है 2005 से पहले क्या होता था यहाँ। नीतीश कुमार जी की सुई और भाजपा की सुई जाकर के वो अटकी हुई है 20,000 पहले के बिहार पे। वो आज भी 20,000 पहले के बिहार ही को एक तरह से भुनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कब आए थे? जब वो हमारे इससे अलग हो गए थे, लालू प्रसाद यादव जी से अलग हो गए थे, जब वो, ये कोई 96 की बात है, 96 में अलग हो गए थे, तो उसके बाद से इस तरह की बातें वो करने लगे। लेकिन उससे पहले ही वो एक कोयरी कुर्मी एक चेतना रैली हुई थी, वहीं से दोनों के अलग होने के रास्ते अलग हो चुके थे। 96 में उन्होंने बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन किया। जाहिर है वो अलग हुए, और 96 में बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने किया। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो समता पार्टी वगैरह वो बना चुके थे उससे। जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त उनकी क़यादत में ये पार्टी आ गई। शरद यादव जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी, शरद यादव ने बनाया था ये पार्टी जी। तो वो उसमें जाहिर है उसका हिस्सा थे वो, और उसके एक लीडर के तौर पर वो भी थे, जबकि उसके सबसे बड़े लीडर के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव जी थे, और उसमें तीसरे नंबर पर आते थे हमारे नीतीश कुमार जी। लेकिन चूंकि बिहार से इनका ताल्लुक था, इसलिए इनको एक अहमियत मिली, और बाद में ये 96 में चले गए बीजेपी के साथ, और तब से वो यही राग अलाप रहे हैं। 95 से पहले तक का जो बिहार है, या 2005 तक के पहले तक का जो बिहार है, उसकी बात वो करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता है कि 2005 से पहले का जो बिहार था वो क्या बिहार था। लालू प्रसाद यादव जी को जो बिहार मिला था वो कौन सा बिहार था। जो लोग, हम लोग उस जमाने में छात्र थे, और हम लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि बिहार में सामाजिक न्याय की कोई आवाज़ नहीं थी। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने जब सामाजिक न्याय की बात की थी, तो उनके बारे में क्या कुछ कहा गया था, और किन लोगों ने कहा था। उन लोगों ने जिनके साथ आज नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, जिनके गोद में जाकर के, उन्हीं लोगों का नारा था कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी उठाओ छुरा।
यानी तुम्हारा काम तो हजाम का है, तुम बाल बनाने का काम करो, गद्दी छोड़ो। ये उन्हीं लोगों का नारा था जिन लोगों के गोद में जाकर के आज नीतीश कुमार जी बैठे हुए। तो उस बिहार को लालू प्रसाद यादव जी ने उस नारे को पलटा और ये बता दिया, उन्होंने जो समीकरण बनाई, उन्होंने सामाजिक न्याय की जो समीकरण बिहार में बनाई, उसमें दलितों और पिछड़ों और जो अल्पसंख्यक है उनको एक आवाज देने का काम किया, जिनका उससे पहले बिहार की राजनीति लेकिन आज की तारीख में अगर देखें पाशा साहब, आज की तारीख में अगर देखें हम, तो जो दलित, महादलित जो बड़ा वोट है, जो बिहार की राजनीति में एक पंचफोड़वा वोट जिसको कहते हैं, जो 5 जो छोटी बड़ी जातियां वहां पे हैं, दलित, महादलित की, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो इवन महिलाओं का वोट, ये बड़ा इंटैक्ट सा दिखता है। मैं चूंकि 2020 में बहुत करीब से मैंने उस इलेक्शन को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि सब कुछ वही वजह थी कि आज भी नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और आगे की संभावनाओं पे अगर बात करें तो ये सब संभावनाओं का खेल है कि इलेक्शन कैसे होता है, किस पैटर्न पे होता है। अभी तो वो होना बाकी है, गठबंधन, सीट शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। पिछली बार ये आरोप लगता है कि बीजेपी ने उनको बहुत एक तरह से पीठ में छुरा मारने का काम किया था। ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान का सभी सीटों पे लड़ जाना, और उस सीटों पे जहाँ पे जदयू लड़ रहा था, तो इस तरीके से तो आगे आपके क्या हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब जब सदन में और सदन से बाहर आरजेडी और जेडीयू बहुत तेज तकरार हुई है दोनों की, फिर बाद में एकाएक अचंभित करने वाला मामला आया है कि दोनों एक हो गए हैं। तो क्या ऐसी संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए और जिस तरह के समीकरण की बात आपने की, जो ईबीसी की बात आपने की, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की बात आपने की, ये समीकरण जो थी, एक लालू प्रसाद यादव जी का जो समीकरण था, वो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सबको साथ लेकर के चलने वाला समीकरण था। नीतीश कुमार जी ने उस समीकरण में एक तरह की फूट भी डालने की कोशिश की, उस समीकरण की मजबूती को तोड़ने का काम किया। जो दलित तबका था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसके अंदर भी जातीयता को उन्होंने एक तरह से निशाना बना करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने का काम किया उन्होंने। मैं उसको इस नज़र से देखता हूँ कि वो एक तरह से बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है उसको कमज़ोर करने का भी उन्होंने काम किया। हम इस बात को मानते हैं कि सारे जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो सब एक फुट पर नहीं है। उनमें जाहिर है कोई ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, कोई कम पिछड़ा हुआ है, किसी की स्थिति ज़्यादा खराब है, किसी की स्थिति बेहतर है। लेकिन जब ये सब यूनाइटेड थे, तभी लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को एक ऐसी राजनीतिक दिशा देने का काम किया था जिसमें तमाम दबंग कास्ट के लोग एक तरह से किनारे लग गए थे, क्योंकि इंटैक्ट था उस समय दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज़ जो शिकार होते थे, शोषण के शिकार होते थे, जुल्म के शिकार होते थे, और कभी इनको पोलिंग बूथ पर इलेक्शन अपने वोट डालने के लिए उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनको जो है 10 लठैत जाकर के उनके गांव में खड़े हो जाते थे और कहते थे खबरदार तुम अगर गए बूथ पर तुम्हारा वोट डाल दिया जाएगा। ये स्थिति थी बिहार की। वहाँ से लालू प्रसाद यादव जी ने एक आवाज़ दिया, एक सम्मान दिया, और उस सम्मान के साथ दलितों और पिछड़े वर्गों को ताकत दी, और उसका नतीजा ये था कि बिहार की पूरी राजनीति की जो दिशा है वो बदल गई। आज नीतीश कुमार जी जो 20 वर्षों से बने हुए हैं सीएम, वो उसी की बदौलत बने हुए हैं, उसी राजनीतिक दिशा की बदौलत बने हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो दलितों को, पिछड़ों को आवाज लालू यादव ने दी, उसकी बदौलत नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार तो सीधा सीधी ये सदन में बोल रहे हैं कि भाई हमने बनाया है लालू यादव को। लालू यादव तो कुछ भी नहीं थे। वो तो मैंने कहा ना कि उनका बड़बोलापन है, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की जो मजबूती, एक सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं, कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को जो राजनीतिक दिशा दी थी, उसका जो नतीजा था वो ये था कि वो कास्ट जो पहले बहुत दबा कुचला था, वो वर्ग जो दबा कुचला था, उसको उन्होंने एक जबान दी, उसको एक ताकत दी। नीतीश कुमार जी उसी की वजह से आगे बढ़ पाए, और उन्होंने एक तरह से उस पूरे आंदोलन को कमजोर किया।
सामाजिक न्याय के आंदोलन को इसलिए कमजोर किया कि जो शक्तियां सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, भाजपा जैसी शक्ति, उस भाजपा के गोद में आप जाकर के बैठ गए और आपने जो ओबीसी था, जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसके अंदर एक तरह की डिवाइड आपने पैदा कर दी और उसको कमजोर किया। और आज क्या है आप देख रहे हैं, 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इनके नीतीश कुमार जी के साथ बनी हुई है। सिर्फ नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं है 20 वर्षों से, 20 वर्षों से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी बनी हुई है नीतीश कुमार जी की बदौलत। इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं आरजेडी और भाजपा अंदरूनी तौर पर मिल करके जदयू और नीतीश कुमार को ख़त्म करने की तैयारी में लगे हैं। उसकी वजह ये कही जा रही है, ये बिहार की राजनीति का ये मैं सुन रहा हूँ वो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कही जा रही है कि जब तक नीतीश कुमार मौजूद है, जब तक वहाँ पे जदयू मौजूद है, आप दोनों के हाथ में सीधी सीधी सत्ता की जो मलाई है, वो कटोरी मलाई भरी हुई आप दोनों के हाथ में, यानी भाजपा और राजद दोनों के हाथ में वो आने से दूर है। जब तक नीतीश कुमार बैठे हैं, चाहे वो आपके साथ हैं तो भी नीतीश कुमार को आपको आगे लाना पड़ेगा, भाजपा आएगी तो भी उनको लाना पड़ेगा। तो कहीं ये मिली जुली, कहीं अंदरूनी वो तो नहीं है कि कहीं नीतीश को ही ख़त्म करो ताकि हम और तुम वाली बात रहे, भाजपा और राजद के बीच मामला रहे? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी राजनीति बिल्कुल साफ है। हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं, हम बिहार की जनता में एकता कायम करने की राजनीति करते हैं और उसी तरह से सबका विकास हम चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे ही साथी श्री नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो जाएं या उनकी पार्टी टूट जाए या उनकी राजनीति का अंत हो जाए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी राजनीतिक जो एक समझ रही है, जो हमारी विचारधारा है, उसका हिस्सा वो रहे हैं। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आज तो वो खुद भी एक तरह से वो क्या कहेंगे उन्हें कि एक तरह से वो कैप्टिव होकर रह गए हैं। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार में राजनीतिक जो दिशा है बिहार की, जो लालू प्रसाद यादव जी ने दी थी, वो दिशा आगे बढ़े, वो मजबूत हो। और नीतीश कुमार जी, हम नहीं चाहेंगे कि उनका खात्मा हो जाए और उनको तोड़ दिया जाए, बल्कि हमने तो वेलकम किया। हमारे लीडर श्री तेजस्वी यादव जी ने तो निशांत कुमार जी का वेलकम किया, जो नीतीश कुमार जी के पुत्र ने। जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, आपने उससे पहले ही निशांत कुमार का जिक्र कर दिया। बिहार की राजनीति के लिए जो आगे जो भविष्य दिखता है बिहार की राजनीति का, और ख़ासतौर से जदयू के लिए अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि निशांत ज़रूरी हैं जदयू के लिए या बिहार के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, निशांत भी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आज जो दशा है जेडीयू की, वो बिल्कुल साफ है कि जेडीयू नीतीश कुमार जी के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। कहीं इसके पीछे वजह जो डिमांड आपके नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी कर रही है, उसकी वजह ये भी तो नहीं है कि परिवारवाद का जो एक ठप्पा लगा पड़ा है राजद के ऊपर में, कि लालू यादव का पूरा परिवार पॉलिटिक्स के अंदर में है, तो वो कम से कम थोड़ा सा हल्का पड़ेगा। भाजपा कैसे ये बोल पाएगी कि परिवारवाद की बात, कि जहाँ नीतीश कुमार के बेटे भी अगर आ जाएं, ये इस बात का जोर देने का परिवारवाद की बात करने का कोई औचित्य, कोई अखलाकी जो हक है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, कोई मोरल राइट नहीं है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि कल ही सदन में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने 50 नाम ऐसे लिए जो परिवारवाद पर आधारित नाम है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं और मिनिस्टर्स हैं, जो बिहार में नाम ले करके उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग हैं। और आप केंद्र में देख लें, भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में देख लें, केंद्र में देख लें, कौन लोग हैं जो राजनीति में और शीर्ष पर बैठे हुए हैं? वो सब वो लोग हैं जो राजनीतिक परिवारों से आने वाले लोग हैं, जो बड़े लीडरों के बेटे हैं। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए परिवारवाद की बात करती है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के बेटे श्री निशांत कुमार जी अगर आते हैं राजनीति में, और आ चुके हैं लगभग, उनको लॉन्च किया जा चुका है, उसका स्वागत किया हमारे लीडर ने। इसलिए स्वागत किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निगलना चाहती है जेडीयू को निगल जाना चाहती है, तोड़ देना चाहती है, निगलना चाहती है। ये सच्चाई है कि आज जितने एमपीज हैं जेडीयू के, जो केंद्र में जो मिनिस्टर बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए हैं, उनमें से कोई भी नीतीश कुमार जी के कंट्रोल में नहीं।
वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं और उनके इशारे पर ही वो एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सत्ता की जो मालाई है वो उनको दिख रही है और उनको बिहार की जेडीयू की राजनीति से, समाजवाद की राजनीति से कोई उनका संबंध नहीं है। उनका संबंध सिर्फ सत्तावाद से है। रही बात बिहार की, वहाँ जो एमएलएज हैं, उन एमएलएज में भी बहुत से लोग उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली मानसिकता है, और वो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उनको निगल लेगी। और वो इस तरह से एक जो सामाजिक न्याय की जो उस पूरे सफर में जो एक पार्टी उभरी थी, ये भी समता पार्टी को हम उसी का हिस्सा मानते हैं। जाहिर है हमारा ही टूटा हुआ हिस्सा है वो भी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो खत्म हो जाए और वो कमजोर हो जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निगल ले। इसलिए हम स्वागत करते हैं ताकि वो विचारधारा, उसकी परंपरा और वो शक्तियां जो लड़ रही हैं मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, वो मजबूत रहें। और आज वो उनके साथ हैं, कल हमारे साथ होंगे। और इस तरह की जो समीकरण है वो बिहार में कोई नई नहीं है। बिहार का समीकरण बदलेगा। एक सवाल आपसे लेंगे, क्या इतनी सदन की लड़ाई, सदन के बाहर की लड़ाई के बाद भी जो समीकरण, जातीय समीकरण और जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, एक उम्मीद अभी भी लग रही है कि क्या नीतीश कुमार, चूँकि अभी बीच में पिछले 2-4 महीने पहले एक बहुत तेज़ हवा चली कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, सत्ता अब भाजपा बेदखल हो जाएगी, फिर वापस 2 चाचा भतीजा साथ होंगे, क्या इस इलेक्शन से पहले ये उम्मीद अभी भी राजद वालों को है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस अपने समाजवादियों के साथ मिल करके और अपनी पॉलिटिकल जो पारी है उसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और फिर बाद में अपने बेटे और भतीजे के हवाले सत्ता को देंगे या बिहार की राजनीति उनके हवाले करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये बहुत सभी लोग कहते हैं इस जुमले को कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है। जाहिर है कि राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन समीकरण बदलने के भी अपने को सिद्धांत होने चाहिए। यानी आप अगर समाजवादी हैं तो आप उन शक्तियों के साथ कैसे जा सकते हैं जो समाजवादी फिक्र के या विचारधारा के विरुद्ध हैं। ये चिंता का विषय है। जब जाती है जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये चिंता हमें सताती है कि वो हमारी जो एक आंदोलन है, जो एक विचारधारा रही है हमारी, जिसका वो हिस्सा रहे हैं, गोया उस आंदोलन और विचारधारा को ख़त्म करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं, उसको कमज़ोर करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी उनको ये एहसास होगा या उनके जो दूसरे लीडर्स हैं उनको एहसास होगा कि समाजवादी विचारधारा ही इस देश को और हमारे राज्य को एक रख सकती है और प्रगति के राह पर ले जा सकती है, सबके साथ इंसाफ कर सकती है, अगर वो इसको रियलाइज करते हैं, अगर इस पर वो आत्मचिंतन करके अपनी रवैये में तब्दीली करती हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और अगर वो आना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, स्वागत वो उसको उस पर विचार करेंगे। और हमारे नेता कहते भी रहे हैं कि अगर वो अपना दामन उधर से छुड़ा करके, जिस तरह से वो कैप्टिव बने हुए हैं बीजेपी के हाथ में, अगर उस तरह से छुड़ा करके अप्रोच करेंगे तो हमारी पार्टी उस पर गौर करेगी। और इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ये राजनीति में इस तरह की स्थिति को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। एक अंतिम सवाल आपसे, पर्सनल सवाल आपसे, चूँकि आप पिछले दिनों से आपने वहाँ से जेएनयू छोड़ने के बाद से आपने पार्टी ज्वाइन किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, और क्या आप अनवर पाशा साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा? देखिए, मैं पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ जी, और जाहिर है कि आपने बताया कि मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ और वहाँ से मैंने वीआरएस लिया है। अच्छा, वीआरएस। और वीआरएस मैंने इसी कारण से लिया है कि बिहार को इस वक्त ज़रूरत है वहाँ की जो राजनीति है, जिस तरह की हलचल वहाँ पे है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जिस तरह की सियासत करती रही है, जो विचारधारा रही है, वो विचारधारा मजबूत हो सके और हम उस समीकरण को, जो दलितों और पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का जो समीकरण है, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं समाज में, शोषित रहे हैं, जो नाइंसाफ़ी झेलते रहे हैं, उनकी एकता को मजबूत किया जाए, उसके लिए हमें काम करना है। और जाहिर है कि हमने इसीलिए वीआरएस भी लिया जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से। और बिहार में जहाँ तक इलेक्शन में हिस्सा लेने का सवाल है, हम इलेक्शन लड़ाने के लिए भी तैयार हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। पार्टी जिस रूप में हमें पेश करना चाहेगी, पार्टी को जिस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं, एक चाहत दिल में दोनों तरह से तैयार। पार्टी अगर ये जिम्मेदारी देती है कि आप इलेक्शन लड़ें तो आप लड़ेंगे?
पार्टी का हर फैसला सर आंखों पर। जी। पार्टी जो फैसला करेगी, जो निर्णय करेगी, मेरे लिए जो जिम्मेदारी तय करेगी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ अनवर पाशा साहब, जो जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अभी हमने जो सदन में जो लड़ाई चल रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, जो वाद विवाद पे एक पूरा माहौल गर्म है, बिहार की राजनीति गर्म है, उस पर पूरी बात हमने इनसे की। आगे भी हम इनसे बात करते रहेंगे और भी लोगों से हम आपको जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप द हिंदी टॉप को देखते रहें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।